हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूपी पीएससी का फुल सिलेबस। और ये यूपी पीएससी के सिलेबस का 30वां जो आपका सिलेबस का पार्ट है आउट ऑफ 32 और लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उससे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। लैंड डेवलपमेंट इसके टॉपिक हैं। लैंड डेवलपमेंट, रीसेटलमेंट, इम्पैक्ट ऑफ रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन प्लान, रिहेबिलिटेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन, स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल एप्लीकेशन इन प्लानिंग एंड डिसीजन सपोर्ट। आइए पढ़ते हैं रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। Resettlement and rehabilitation refers to the process of relocating and re-establishing individuals, communities और business affected by development project। अब देखिए क्या होता है, जैसे मुंबई का एक एरिया है जिसे अपन ने क्या बोलते हैं धारावी, ठीक है। अब धारावी वाला एरिया है, या आपने कश्मीर वाला एरिया सुना होगा कि कश्मीरी पंडित जो हैं, है ना, तो वो जम्मू कश्मीर में रहते थे मान लीजिए। अब धारावी का मान लीजिए आपको वहाँ पर या आपके एरिया में कोई ऐसी कच्ची बस्ती है, जैसे टाउन प्लान आपके एरिया में कोई कच्ची बस्ती है। अब वहाँ पर वो एक तरह से इंडस्ट्रियल लैंड थी, लेकिन किसी कारण से वो कच्ची बस्ती जम गई। अब वहाँ पर आप इंडस्ट्री जमाएंगे, लेकिन ऐसा है कि वो 15 साल से 20 साल से रह रहे हैं, तो उसके साथ क्या होता है कि कुछ मौलिक अधिकार या कुछ हक जुड़ जाते हैं, है ना, इंडिविजुअल के कुछ राइट्स उसमें ऐड हो जाते हैं। तो उनको हनन हम नहीं कर सकते, तो हम उनको क्या करते हैं, वापस से दूसरी जगह पर रीसेटलमेंट करते हैं। दूसरी जगह पर उनके लिए अलग से घर बनाएंगे, अलग से प्रोजेक्ट बनाएंगे। उन सारे घर वालों को जो भी वहाँ इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनके लिए पहले हम उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, फिर उस ज़मीन का हम यूज़ करेंगे। इसे बोलते हैं रीसेटलमेंट। और एक तरह से रिहेबिलिटेशन भी मतलब एक तरह से उसी को और अच्छा करना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफन अंडरटेकन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अर्बन डेवलपमेंट और लार्ज स्केल इनिशिएटिव नेसेसिटेट द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। तो जब बड़े स्केल के जो प्रोजेक्ट आते हैं जहाँ पर लैंड को एक्विजिशन करना पड़ता है, हाईवे बनाना है, बीच में कोई लैंड आ रही है, तो उसके लिए रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन किया जाता है। aim to mitigate the adverse impact of such project on affected population and ensure that the experience improved living condition in new location। तो क्योंकि लोगों को अपनी जगह से प्यार होता है, तो जब वो नई जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं तो उनको एक अच्छी तरीके से अच्छी लोकेशन पे अच्छी कंडीशन पैदा की जाए, इसका हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। आइए जानते हैं रीसेटलमेंट द फिजिकल लोकेशन ऑफ पीपल फ्रॉम देयर करंट प्लेस टू रेजिडेंस और ऑक्यूपेशन टू ए न्यू लोकेशन। मतलब एक व्यक्ति जो अभी इसका घर यहाँ पर है, ठीक है, एक्स लोकेशन पे, सरकार की कोई योजना है कि भैया हम यहाँ से एक फ्लाईओवर निकाल देंगे, है ना। अब इस व्यक्ति को आप सरकार मुआवजा भी देगी और ट्राई करेगी कि आप जो है, हमने हमारी एक सरकारी कॉलोनी बनाई है, इसके अंदर हम आपको 3 BHK का एक फ्लैट भी दे देंगे, है ना। तो उसको रीसेटलमेंट करना, मतलब ये तो एक घर की बात है, जैसे बहुत सारे जो घर हैं उसको पूरा एक अपार्टमेंट बनाया, उसमें हमने शिफ्ट कर दिया और साथ में आपको आपकी ज़मीन के बराबर का मुआवजा तो आपको मिल ही रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीसेटलमेंट बोलते हैं। कॉजेज ऑफ रीसेटलमेंट क्या है, ट्रिगर्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक डैम कंस्ट्रक्शन हो गया, हो सकता है हाईवे कंस्ट्रक्शन हो गया, अर्बन रिन्यूअल और नेचुरल डिजास्टर मिटिगेशन एफर्ट्स। अब मान लीजिए आपका नदी के पास में है, आप उसके एज मिटिगेशन मेजर्स आपको वहाँ पर खाली करके आपको दूसरी जगह बसाना पड़ा क्योंकि आपके घरों में पानी भर गया, मगरमच्छ आ सकते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं रीसेटलमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव है, The primary objective of resettlement is to address the negative impact of development project on affected communities, providing them with the opportunity for better life in a new settings। तो ऑब्जेक्टिव मेन ये है कि यार क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है अपने घर से, अपनी जगह से, अपनी ज़मीन से, खेती बाड़ी की ज़मीन से, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बीच में वो आ जाती है तो उन्हें वो देनी पड़ती है, तो उनको एक बेटर लाइफ हम प्रोवाइड कर सकें, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। Resettlement plans are developed to outline the process, timeline and resource required for relocation. Implementation involves coordination between government agencies, project developers and affected communities। तो जो affected communities हैं उनसे अलग अलग फॉर्म भरवाते हैं, प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं और गवर्नमेंट एजेंसी के बीच में अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो हम जो रीसेटलमेंट है वो इजीली करवा पाएंगे। कम्युनिटी इंगेजमेंट। सक्सेसफुल रीसेटलमेंट इन्वॉल्व्स मीनिंगफुल कंसल्टेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जो भी हम उनके लिए सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं तो उन कम्युनिटी से हम बात करेंगे कि हम आपके लिए, आपका ये जगह है ये इसमें चली जाएगी, तो हम आपके लिए एक फ्लैट बनवा रहे हैं, 3 BHK फ्लैट आपको दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या चेंजेस आते हैं, कौन सी लोकेशन आप प्रीफर करेंगे, 2-3 लोकेशन आप उन्हें दें। देयर प्रेफरेंस, नीड्स एंड कल्चरल कंसिडरेशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। जो उनकी प्रेफरेंस है, जो उनकी ज़रूरत है, जो उनके कल्चर की कंडीशन है, उसको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा।
Land and housing provision. Adequate provision for land and housing at the resettlement site is crucial. The new location should offer comparable or improved living condition, infrastructure and access to essential services. तो अगर हम एडुकेट प्रोविज़न देंगे लैंड का, हाउसिंग का, है ना, रीसेटलमेंट के लिए वो क्रूशल होता है कि हम हर जने को ज़मीन प्रोवाइड करें। तो उनके लिए मतलब मेनली अगर आप न्यू लोकेशन पे उनको ऑफ़र कर रहे हैं तो कंपेरेबली अच्छी होनी चाहिए। लोग अपनी जगह क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे मेरा घर छोड़कर, मेरी ज़मीन छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना है तो वो वहाँ से अच्छी अगर मुझे मिलेगा, बाकी तो मैं अपने घर में खुश हूँ, है ना। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी कि जो हम चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं वहाँ पर पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, एसेंशियल सर्विसेज की सुविधा, पास में बस स्टॉप, मार्केट की सुविधा, वो सब चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। livelihood restoration. Efforts are made to restore or improve the livelihoods of affected individuals or communities. This may involve providing alternative source of income, training, support for the development of new skills. तो मान लीजिए अब खेती बाड़ी की ज़मीन है, वो खेती बाड़ी पर ही जी रहे हैं ना, तो अब उनको खेती बाड़ी के अलावा कुछ आता ही नहीं। अब आप उनको कहीं ले जाके सिटी के पास में मल्टी स्टोरी में बना रहे हो तो घर की कंडीशन पूरी होगी, पैसे की कंडीशन पूरी होगी, लेकिन साथ ही में आपको उनके स्किल को भी डेवलप करना होगा कि आप ये स्किल की ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आप ये सीखने के बाद इस टाइप की नौकरी या इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं। कंपनसेशन एंड असिस्टेंस. Compensation provided for loss of assets, land and property. Additional assistance is often offered to help individual and communities adapt to the new environment. तो पहली चीज़ तो जो ज़मीन है उसका मुआवजा भी मिलेगा, रहने के लिए घर भी मिलेगा और कुछ एडिशनल कंपनसेशन वहाँ पर रहने के लिए आपको कुछ टाइम तक वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं। सोशल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन. मेजर्स आर टेकन टू फैसिलिटेट सोशल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ रीसेटल्ड कम्युनिटीज इनटू देयर न्यू सराउंडिंग्स. तो उन्हें ऐसी जगह बसाया जाएगा कि वहाँ पर वो कल्चरली आराम से बैलेंस कर पाएँ. दिस इंक्लूड्स प्रिजर्विंग कम्युनिटी टाइज, कल्चरल प्रैक्टिस एंड सोशल नेटवर्क्स. तो मतलब सोशल नेटवर्क्स जहाँ पर हैं या कल्चरली उन चीज़ों की प्रैक्टिस होती है उसी एरिया में हम उन्हें बसाएंगे. ठीक है. रिहेबिलेशन. अब ये पहले अपन ने पढ़ लिया रीसेटलमेंट, अब आ गया रिहेबिलेशन. Rehabilitation focus on restoring or improving the socio-economic condition of individual or communities affected by development project without necessarily requiring physical relocation. अब देखिए क्या होता है कि कुछ एरिया जैसे मान लीजिए हाईवे के बीच में आसपास घर आ गए, अब उनको आपने उनको रीलोकेट तो नहीं किया, लेकिन उनको जो उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको सुधारने के लिए अगर जो आप काम करते हैं उसको रिहेबिलेशन. जैसे कोई नशे का शिकार हो जाता है ना, तो उसको रिहेब सेंटर भेजते हैं. रिहेब का मतलब क्या होता है कि वापस से आप उसमें सुधार कर रहे हैं ना, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिविजुअल और कम्युनिटी उसको सुधार कर रहे हैं. अब क्या कॉजेज हैं? रिहेबिलेशन में बी नेसेसरी इन केसेस ऑफ where the impacts of project can be mitigated without complete displacement such as in urban redevelopment और एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे गांव को ही उजाड़ा जाएगा. मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है तो इस एरिया का जो सेक्टर है इसका इतना पोर्शन ही हमें लेना पड़ा, तो यहाँ के जो लोग हैं उन्हें थोड़ा सा इधर की साइड थोड़ी ज़मीन दे दी और यहीं पर उन्हें बसा दिया और उसके साथ उन्हें कुछ फाइनेंशियली हेल्प भी करी, इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधारी, फिर साथ ही यहाँ पर स्कूल प्रोवाइड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया. Objective. The primary objective of rehabilitation is to enhance the well-being of affected population by addressing the social, economic and environmental impacts of the project. तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं, बड़ी फैक्ट्री आने के कारण अगर उनके एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूशन आ रही है, पोल्यूशन ज़्यादा फैल रहा है ना, तो उन लोगों को भी हमें सोशली और इकोनॉमिकली एड्रेस करना पड़ेगा और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा. Planning and implementation. Rehabilitation plans are designed to identify the specific needs of affected communities and outline strategies for improvement. Implementation involves targeted intervention to address identified challenges. तो जनरली जो स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ होती है, जो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ होती है, उनको टारगेट करके स्ट्रेटजीज वाइज उनको सिखाया जाता है चीज़ें, है ना. और आइडेंटिफाई चैलेंजेस है, मतलब हमें पता होता है कि यहाँ पर जनरली फसल बार बार ख़राब हो जाती है, बारिश बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, तो आप उन्हें नई तरीके की खेती जहाँ पर उस बारिश से रिलेटेड जो फ़ायदा हो वैसी चीज़ें आप उन्हें सिखा सकते हैं. कम्युनिटी इंगेजमेंट. सिमिलर टू रिसेटलमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट इसेंशियल है इसके अंदर, है ना. जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है उसका कंसल्टेशन, उनकी नीड्स एस्पिरेशन को ध्यान में रखना है. स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग. रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स ऑफन इंक्लूड प्रोग्राम ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग टू एनहांस द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, रेजिलियंस ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स. तो उनको मान लीजिए आप नए नए खेती के तरीके आप सिखा सकते हैं, नई नई चीज़ें आप सिखा सकते हैं जिससे वो अपने जीवन यापन के तरीकों को बढ़ा सकते हैं. Infrastructure development. Rehabilitation may involve the improvement or expansion of existing infrastructure to meet the needs of affected communities.
तो रिहेबिलिटेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि उनकी जो ज़रूरत है उनको पूर्ण हो सके। दिस विल इंक्लूड अपग्रेडिंग हाउसिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, अदर एसेंशियल सर्विसेज। गवर्नमेंट अभी जैसे कल ही मैं कुछ पढ़ रहा था कि बिहार गवर्नमेंट कुछ 2 लाख रुपए जो है EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन उनको सबको देने वाली है ना। तो ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे प्रोग्राम चल रहे होते हैं जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम उनकी हेल्प करते हैं। जैसे मोदी जी ने सैनिटेशन के लिए बाथरूम बनवाया था ना, 70 लाख बाथरूम बनवाए, तो वो चीज़ें। लिवलीहुड एनहेंसमेंट एफर्ट्स आर मेड टू एनहेंस द लिवलीहुड इज अफेक्टेड इंडिविजुअल्स बाय सपोर्टिंग इनकम जनरेटिव एक्टिविटीज़, प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमें जो लिवलीहुड जो उनका जीवन यापन है उसके एनहेंसमेंट के लिए भी काम करना होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सोशल एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन, कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड इन द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस एमिंग टू प्रिजर्व कम्युनिटी आइडेंटिटी, ट्रेडिशन एंड सोशल नेटवर्क्स। तो जो भी आप रिहेब कर रहे हो, उन्हें नई चीज़ें सिखा रहे हो, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि कल्चरली और सोशली उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो ट्रेडिशन है, जो आइडेंटिटी है, वो बनी रहे। की चैलेंजेस क्या क्या हैं इसके अंदर? पहला है इनएडिक्वेट कंपनसेशन। डिस्प्यूट्स में अराइज इफ द कंपनसेशन ऑफर्ड इज परसीव्ड एज इनसफिशिएंट टू कवर द लॉस ऑफ एसेट्स और लिवलीहुड्स। जैसे जनरली गवर्नमेंट का क्या प्रोविजन होता है, जो सिटी वाला एरिया होता है ना, सिटी एरिया में मान लीजिए आपकी ज़मीन अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर आ जाती है तो जो वहाँ की जो रेट होती है उससे वो 2 टाइम्स देंगे, है ना, DLC VLC रेट। तो उसमें क्या होता है कि मेनली जो ज़मीन है आपकी, तो आप जब उस ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हो तो आप कराते हो 25 लाख की, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू जो अपन उसको पे करते हैं वो लगभग 40 लाख रुपए के आसपास पे करते हैं, है ना। तो उन्होंने वो लगभग डबल के आसपास ही होती है सिटी के अंदर, तो वो पैसा उतना ही मिलता है। तो लोगों को फिर बुरा लगता है कि यार क्या मतलब है ना। वहीं गाँव में क्या होता है, गाँव में ज़मीन का SDO कन्वर्टेड होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि लगभग 4 गुना आपको ज़मीन 4 गुना आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ रेट कम होती है, ठीक है। लेकिन वो उसमें भी सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि सीधी सी बात है, अपनी ज़मीन इतने सालों से कमा के दे रही है ज़मीन, वो जा रही है, तो वो परेशानी का कारण बनती है। कल्चरल डिस्ट्रप्शन, दिस रीसेटलमेंट प्रोसेस में डिस्टर्ब द सोशल फैब्रिक एंड कल्चरल टाइज ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज़ लीडिंग टू चैलेंजेस इन अडेप्शन। कई बार क्या होता है कि जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो कल्चरल टाइज और जो अडेप्ट करने में, नई चीज़ों को अडेप्ट करने में बहुत परेशानी महसूस करती है, और उनको लगता है कि हमारा कल्चर इससे ख़राब हो जाएगा। लॉस ऑफ लिवलीहुड, इफ रिहेबिलिटेशन एफर्ट डू नॉट इफेक्टिवली रिस्टोर और इम्प्रूव लिवलीहुड अफेक्टेड पॉपुलेशन में फेस ऑनगोइंग इकोनॉमी। अगर आपने लोगों को हटा भी दिया, उनको अच्छी सुविधाएं भी प्रोवाइड नहीं करी, तो उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस आने वाले टाइम में फेस करने पड़ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शॉर्टकमिंग्स, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन एट रीसेटलमेंट साइट्स, रिहेबिलिटेशन एरिया कैन हिंडर द वेलबींग ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज़। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज रही तो उससे भी परेशानी हो सकती है। लेक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इनसफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अफेक्टेड पॉपुलेशन इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन लीड टू डिससेटिस्फैक्शन एंड रेजिस्टेंस। तो अगर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं है उन चीज़ों में, वो डिससेटिस्फाई को बढ़ावा दे सकता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। बोथ रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन आर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंस, दे रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड ए commitment to addressing the well-being of affected population. A rights-based approach incorporating the principle of fairness, equity and inclusivity is essential for success of these efforts. तो सबको मिलाकर ही काम करना पड़ेगा हमें, तभी हमारे एफर्ट सक्सेसफुल होंगे। लैंड डेवलपमेंट, लैंड डेवलपमेंट एंड रीसेटलमेंट्स आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड प्रोसेस ऑफन अराइजिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अर्बनाइजेशन और अदर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स दैट रिक्वायर चैलेंजेस इन लैंड यूज, है ना। आइए जानते हैं लैंड डेवलपमेंट क्या होता है। लैंड डेवलपमेंट रेफर्स टू द अटेंशन ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ए पीस ऑफ लैंड। मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसको कैसी दिखती है, उसका इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है ना, साथ ही सोशली उसका आसपास का सराउंडिंग कैसा है, वो उसको बोलते हैं, मतलब उसका डेवलपमेंट को अपन लैंड डेवलपमेंट के अंदर लाते हैं। इट इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज सच एज कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड चेंजेस इन लैंड यूज टू एनहेंस इट्स वैल्यू एंड यूटिलिटी। तो लैंड यूज़ का चेंज होना, मतलब जैसे रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर आप देखेंगे कि उसके पास में आपको रहने वाले कम और दुकानें ज़्यादा मिलेगी, तो वहाँ पर लैंड यूज कमर्शियल लैंड यूज़ के लिए काम आ गई वो, है ना। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड डेवलपमेंट इंक्लूड मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ लैंड फॉर इकोनॉमिक सोशल पर्पस, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट।
तो अगर आप लैंड डेवलपमेंट को अगर बात करें तो हमारी जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है उसका यूज़ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, सोशल पर्पस हो, भले इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना हो या ओवरऑल रीजनल डेवलपमेंट करना हो, अर्बन डेवलपमेंट करना हो, उसके लिए प्रोसेस लैंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज सब डिवीजन, ग्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड यूटिलिटीज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल जोन्स। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कहीं ज़मीन ली, अब उस ज़मीन की कहते हैं ना उस जगह से यार फलाना रोड निकलने वाला है, 100 फीट रोड निकल रहा है, तो उस ज़मीन की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि रोड क्या प्रोवाइड करते हैं? कनेक्टिविटी। एक रोड से यहाँ से घर से निकले, गाड़ी में बैठे, गाड़ी से इस रोड पे आए, मेन रोड पे आ गए, लो भैया यहाँ से हम फटाफट कहीं भी पहुँच जाएंगे 10 मिनट 15 मिनट में। Impact on communities. Land development can have both positive and negative impacts on communities. Positive impact may include improved amenities, economic opportunities and enhanced infrastructure, है ना। और जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है डिस्ट्रप्शन, स्पेशली व्हेन एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज नीड टू बी रिलोकेटेड। जब भी एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज़ को अगर रिलोकेट करना पड़ जाता है लैंड डेवलपमेंट के कारण, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है। जोनिंग एंड प्लानिंग. Zoning regulation and urban planning play a crucial role in guiding land development. Zoning determines how land can be used and type of development allowed in a specific area. तो किस प्रकार से एक पर्टिकुलर एरिया का जो डेवलपमेंट है वो कैसे किया जाता है ना। जोनिंग में मैंने बताया ना आपको कि जैसे ये रेजिडेंशियल जोन है, ये कमर्शियल जोन है, ये इंडस्ट्रियल जोन है, ये एग्रीकल्चर जोन है। तो आप अपने एरिया के अगर लैंड की आपने जोनिंग कर रखी है तो उसका जो डेवलपमेंट है वो स्पेसिफिक टाइप का होगा। कमर्शियल एरिया में रोड थोड़ी चौड़ी प्रोवाइड की जाएगी, रेजिडेंशियल में छोटी रोड प्रोवाइड की जाएगी, एग्रीकल्चर एरिया में अलग टाइप का डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियल में और ज़्यादा चौड़ी रोड प्रोवाइड की जाएगी। तो उस टाइप से लैंड का डेवलपमेंट किया जाता है। सस्टेनेबल लैंड डेवलपमेंट. Contemporary land development practice increasingly focus on sustainability, incorporating principles such as smart growth, green building, environmental conservation to ensure responsible and balanced development. तो रिस्पॉन्सिबल और बैलेंस डेवलपमेंट के लिए आजकल हम थोड़ा ये जो वर्ड है सस्टेनेबल वाला इसको ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। इसके अंदर ग्रीन बिल्डिंग, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये चीज़ें आती हैं। इम्पैक्ट ऑफ रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलेशन प्लान. दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत ही गलत बात है। पहले मैं भी नहीं करता था लोगों को सब्सक्राइब, लेकिन अब मैं भी करने लगा हूँ, आप भी करिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलेशन प्लान इज प्रोफाउंड एंड कैन हैव लास्टिंग इफेक्ट्स on the lives of individuals, communities and the overall success of development project. When executed effectively, repair and rehabilitation plan can mitigate negative consequences associated with displacement and contribute to the well-being and sustainability. तो जो रीसेटलमेंट और रिहेबिलेशन प्लान आता है उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है ना। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के इम्पैक्ट आ सकते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे से काम करें तो मतलब अच्छे इम्पैक्ट हम ला सकते हैं। आज जानते हैं क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट. इंप्रूव्ड लिविंग कंडीशन, उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो सुधर जाएगी। बेटर हाउसिंग होगी, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोड की सुविधाएं, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा उनके पास होगी. इनहेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफन इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू रिपेयर एंड रिहेबिलेशन. रिपेयर सिविल का टॉपिक है. रिहेबिलेशन एंड रीसेटलमेंट. अफेक्टेड कम्युनिटीज में बेनिफिट फ्रॉम अपग्रेडेड टू न्यू फैसिलिटीज सच एज रोड, स्कूल, हेल्थ केयर सेंटर्स एंड वाटर सप्लाईज. तो जो कम्युनिटी अफेक्ट हुई है वो प्लस उनके आसपास की जो कम्युनिटीज़ है उनको नई चीज़ें मिल सकती है. इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलेशन प्लान्स में इंक्लूड प्रोविजन फॉर लिवलीहुड रिस्टोरेशन एंड इकोनॉमिक रिहेबिलेशन. तो कहीं यह बात उसके अंदर मतलब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें मिलती है, लोगों को जीवन यापन करने के लिए भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. दिस कैन इन्वॉल्व ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सपोर्ट फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड द क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. तो आपकी जो फैक्ट्री खुलती है ना उसमें ऐसा कुछ होता है, वो गांव वाले तो फैक्ट्री बनाने देते हैं कि हमारे भैया 15% लोग इस फैक्ट्री के अंदर हमारे होंगे, 10% लोग हमारे होंगे, फिर उनका एक यूनियन होता है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग फैक्ट्रीज में देखने को मिलती है. और फैक्ट्री को भी नॉर्मल बेसिक वर्कर, गार्ड हो गए, जो बेसिक है उसके लिए लोग चाहिए होते हैं, है ना, पढ़े लिखे लोग, तो वहीं के वहीं पास में ही रहें ताकि उनको रीसेटलमेंट या उनको मतलब एक्स्ट्रा पैसा खर्चा ना करना पड़े, है ना, घर देना पड़े, ऐसी चीज़ें ना करनी पड़े, इसलिए वो भी लोकल लोगों को ही प्रीफर करते हैं. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. बिसाइड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट प्लान often address social infrastructure including community centers, recreation centers and other amenities that contribute to overall well-being of resettled population. तो अब जब आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जगह आपके पास कम्युनिटी सेंटर भी होंगे, उस एरिया में आप बसाएंगे, गार्डन होगा, प्लेग्राउंड होगा. इनकल्सिव डेवलपमेंट
Resettlement rehabilitation plan that prioritize community engagement and participation, promote inclusive development by involving affected population decision making in the plan, are more likely to address and unique needs and preference of those being resettled. तो जो उन लोगों को हम रीसेटल करने वाले हैं उन लोगों को हम लोग क्या करेंगे, जिस एरिया में हम बसाएंगे तो उनकी डिसीजन मेकिंग कि भैया हम आपको ये 3 लोकेशन है, आप इसमें से किस में बसना चाहेंगे, आप किस टाइप की सुविधा 3 BHK लेना चाहेंगे या आप सिंगल रो हाउसिंग लेना चाहेंगे, क्या क्या चीज़ें आप चाहेंगे, तो उनको इंक्लूड करके हम काम कर सकते हैं. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन केसेस वेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन प्लान में इंक्लूड मेजर्स टू मिटिगेट दीज इम्पैक्ट्स. जहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है तो रीसेटलमेंट की वजह से हम क्या कुछ मिटिगेशन मेजर्स ला सकते हैं. इसके अंदर हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं वापस से, है ना, जो जंतुओं के हैबिटेट हैं जहाँ जंगली जंतु रहते हैं उनको रिस्टोर कर सकते हैं. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. चैलेंजेस एंड पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट्स, डिसरप्शन एंड स्ट्रेस. Despite mitigation efforts, the process of resettlement itself can be disruptive and stressful for affected individuals, communities. Displacement from familiar surrounding and disruption to daily routines can lead to psychological and social challenges. भैया लोगों की पूरी ज़िंदगी आपने उसकी ज़मीन छीन ली, वो जाता था सुबह, उसका घर छीन लिया आपने, है ना, वो सुबह जाता था खेती करता था, अब आपने उसको सिटी में लाके बसा दिया, उसको 5,000 पेंशन भी दे रहे हो लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो बीमार हो जाएगा, परेशान हो जाएगा सोच सोच के, है ना, तो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है. लॉस ऑफ लिवलीहुड, इवन विद द efforts of restore livelihood there are many challenges depleting economic opportunities and livelihood that people had in their original location. तो वो खेती बाड़ी करने वाला, उसको खेती बाड़ी आपने कहीं दूसरी लोकेशन में गाड़ी की नौकरी भी दिला दी 10,000 की, क्या है ना, उसको थोड़े दिन बाद वो लड़ झगड़ के भाग गया, कि हर व्यक्ति अब उसका नेचर से वो किसान है, आप उसको गाड़ी की नौकरी करवा रहे हो, कुछ और करा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है ना, तो उनका जीवन यापन की चीज़ें भी लॉस हो सकती है. कल्चरल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है रिसेटलमेंट में, रिजल्ट इन द लॉस ऑफ कल्चर हेरिटेज एंड डिस्ट्रप्शन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. द रिलोकेशन एंड कम्युनिटीज कैन लीड टू डिस्कनेक्शन फ्रॉम एसेंटल लैंड्स एंड ए वीकनिंग ऑफ कल्चरल टाइज. तो मान लीजिए कांतारा टाइप आपकी कोई देवी पूजा होती हो आपके एरिया में, है ना, गॉड हैं, अब उस जगह पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ गया तो उनको भी आपको ले जाना पड़ा, तो वो सब अलग अलग हो गया. आप यहाँ रह रहे हो, मैं वहाँ 5 किलोमीटर दूर रह रहा हूँ, आ ही नहीं पा रहे, पहले सब गाँव वाले मिलकर पूजा करते थे, अब उनको भगवान को भी मान लें सेटलमेंट कर दिया, भावनाओं को ध्यान में रखते हो, लेकिन अब वो चीज़ें, वो बात ही नहीं रही जो पहले उत्सव होता था, सब चीज़ें होती थी, वो भी परेशानी हो सकती है. इनएडिक्वेट कंपनसेशन, ये तो होता ही है कि कभी भी आपको जो कंपनसेशन मिलता है उससे आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं. लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, इन सम केसेस रिसेटलमेंट साइट्स में नॉट बी एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड विद एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक लीडिंग चैलेंजेस इन एक्सेसिंग सर्विस एंड अम्यूनिटीज़. तो जो बेसिक कई बार ऐसा होता है कि सरकार बिना प्लानिंग के या कम प्लानिंग के काम करती है, वहाँ पर रोड प्रोवाइड करेंगे, कुछ करेंगे, अब सरकार चेंज हो गई, है ना, वहाँ पर आपने घर भी आधे अधूरे बनाए, प्रॉपर चीज़ें नहीं करी, पानी की सुविधा दी नहीं दी, मोटर आई नहीं आई, है ना, तो कहीं ना कहीं परेशानी कारण बन सकती है. सोशल फ्रेगमेंटेशन, रीसेटलमेंट कैन समटाइम्स रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोशल नेटवर्क्स एंड कम्युनिटी बॉन्ड्स. द न्यू एनवायरनमेंट में लेक द फैमिलिटी एंड सोशल कोहेजन दैट एग्जिस्टेड इन द ओरिजिनल सेटिंग. तो लोग पहले जहाँ पर रहते थे उस जगह पर जो उनका बॉन्ड था वो वापस दूसरी जगह पर रहेंगे तो वो बॉन्ड टूट जाता है ना, सोशली अलग अलग हो जाते हैं. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्लान डिपेंड्स ऑन द सस्टेनेबिलिटी. इफ द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट सिस्टम आर नॉट मेंटेन्ड और इफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज डू नॉट मेटलाइज ओवर टाइम द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में डिमिनिश. तो जो आपने उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी थी, जो जॉब उनको दिलाई थी, अगर वो सही से नहीं कैरी कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है, जो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं वो खराब हो सकते हैं. मॉनिटरिंग एंड अडेप्टिव मैनेजमेंट. तो दोस्तों, आप अभी तक अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत ही गलत बात है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और आप उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं. मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ द rehabilitation and resettlement plans are essential to assess its impact and identity areas that requires adjustment. This help ensure that the plan remains effective and responsive to evolving needs. तो प्रॉपर मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन होना चाहिए टाइम है ना, उसका प्रॉपर मॉनिटर करें ताकि जो भी उसकी टाइम के साथ जो ज़रूरत पड़ रही है उसको सोल्व किया सके. अडेप्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए. कई बार अपन होते हैं, अपन हर जगह लिख सकते हैं अडेप्टिव मैनेजमेंट, है ना, क्यों, क्योंकि ये अनफोर्सिन चैलेंजेस के अकॉर्डिंग वो अपनी चीज़ों को जो है वो चेंज करते रहते हैं ना, ठीक है.
In conclusion, the impact of resettlement and rehabilitation plan multi-phased, ranging from positive improvements in living condition and infrastructure to challenges associated with disruption and potential negative consequences. तो रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट से कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं, ठीक है ना। और पॉजिटिव इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज करना क्रूशियल होता है, पॉपुलेशन अफेक्ट हो जाती है, स्ट्रेस डेवलप हो जाता है ना। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के और लिए हमें अच्छे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। तो आइए मतलब बहुत अच्छे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे तभी वो होगा। बाकी मैक्सिमम केसेस में इसमें कहीं ना कहीं जन का नुकसान होता है, माल का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है। रिहेबिलिटेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन एज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट या रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ नहीं जा रहा है। Public participation is a crucial and integral tool in successful implementation of resettlement and rehabilitation. And in context, the development project that involve displacement or resettlement, public participation ensure that affected communities have a voice in the decision making process. तो जो communities affect हो रही है, जिनको हटाया जा रहा है, उनका भी एक पार्टिसिपेशन हो, वो अपनी बात रख सकें कि भैया हमें ये सुविधा चाहिए, हमें ये चीज़ें चाहिए, है ना, ठीक है, जिससे कि उसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको रिड्यूस किया जा सकता है। इससे क्या होता है, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होती है। पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रोवाइड अफेक्टेड कम्युनिटीज विद इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड द रीजन फॉर रीसेटलमेंट एंड द प्रपोज्ड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट प्लान। तो जो हमने उनके लिए प्लान बनाया है वो, इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, आप जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है उससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, है ना। तो सभी को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सभी को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक इन्फॉर्म किया जा सके, जिससे एक इन्फॉर्म डिसीजन बन सकता है। Community empowerment involving the public empowers affected communities by recognizing their right to participate in decision and directly impact their lives. It fosters a sense of ownership and agency among community members. तो कहीं ना कहीं जब हम उनको डिसीजन मेकिंग में सोल्व करेंगे तो एक ओनरशिप आएगी, हाँ ये जो डिसीजन हुआ है ये हम लोगों ने ही मिलकर लिया है, सरकार का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द लोकल कंटेक्स्ट, public participation allows planner and developers to gain insights into the local context, including cultural practice, social structure and community preferences. This understanding is crucial for tailoring and rehabilitation resettlement plan to specific needs of the affected population. तो local context को आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पर जो उनकी क्या कल्चरल प्रैक्टिस है, कैसे वो खेती बाड़ी करते हैं, क्या उनको आता है, उसके बाद ही आप अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आइडेंटिफाई कंसर्न एंड एस्पिरेशंस, थ्रू पार्टिसिपेशन कम्युनिटी मेंबर्स कैन एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स, फियर्स एंड एस्पिरेशन रिगार्डिंग रीसेटलमेंट। तो वो नई जगह पर जो बसने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग उन लोगों को क्या परेशानी है ना, उनके क्या कंसर्न है, क्या उनका भय है, क्या डर है, क्या उनकी एस्पिरेशन है, वो क्या चाहते हैं, वो सब बता सकते हैं। दिस इनपुट्स हेल्प द प्लानर एड्रेसिंग पोटेंशियल चैलेंजेस एंड इनकॉर्पोरेट पॉजिटिव एलिमेंट्स इनटू रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट प्लान। तो अगर ऐसा इनपुट हमें मिल जाएगा तो हम रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन प्लान में बहुत अच्छे से उनको इंक्लूड कर पाएंगे। बिल्डिंग ट्रस्ट, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन, बिल्डिंग ट्रस्ट बीन डेवलपर्स, प्लानर्स एंड अफेक्टेड कम्युनिटीज। ट्रस्ट इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट फॉर मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। लोगों के बीच में ट्रस्ट आपस में बढ़ेगा, जो डेवलपर हैं, जो प्लानर हैं, जिसके कारण क्या है कि धीरे धीरे उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे और वो आने वाले टाइम में एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन एड्स इन कंडक्टिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोशल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन कम्युनिटी, इनेबलिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। तो एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हमें करना होगा कि इस प्रोजेक्ट के आने से जो वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, जो उनके ऊपर सोशली क्या प्रभाव आने वाला है, और उसको मिटिगेट करना, उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को मिटिगेट करने के लिए हम जो स्ट्रेटजी बनाए उसको इनेबल कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, इंगेजिंग द पब्लिक अलाउज फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। Communities may propose ideas that could minimize the need for displacement or suggest improvement to rehabilitation resettlement plan. तो पब्लिक को जब हम इंगेज करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं, कुछ आइडिया हो सकते हैं जो और डिस्प्लेसमेंट की नीड को मिनिमाइज कर सकते हैं। लीगल एंड इथिकल कंप्लाइंस, पब्लिक पार्टिसिपेशन अलाइन विद लीगल एंड इथिकल कंसिडरेशन रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स एंड कम्युनिटी वेलबींग। इट इंश्योर दैट रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट प्रोसेस एड्रेस टू प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, इक्विटी एंड जस्टिस। तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है
पब्लिक पार्टिसिपेशन अगर रहेगा तो वो लीगल और इथिकल तरीके से होगा, है ना, ताकि फेयर तरीके से इक्विटी मतलब इक्वल तरीके से जस्टिसफुली सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर हो जाए। चैलेंजेस इन पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन में क्या चैलेंजेस होते हैं तो आइए जानते हैं। बहुत उनको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। पहला, पावर इम्बैलेंस। पावर इम्बैलेंस बिटवीन डेवलपर्स, गवर्नमेंट एजेंसी एंड अफेक्टेड कम्युनिटीज कैन अफेक्ट द मीनिंगफुलनेस ऑफ पार्टिसिपेशन। अब गवर्नमेंट कह रही कि हम तो ये करेंगे करेंगे, डेवलपर अपने हिसाब से कर रहा है ना, वहाँ के लोग कुछ और चाहते हैं, वो पैसा भी चाहते हैं, डेवलपमेंट भी चाहते हैं, तो वो पावर इम्बैलेंस हो जाती है, कोई भी सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा, परेशानी का कारण बन सकता है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स, लैंग्वेज डिफरेंस एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स में हिंडर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन स्पेशली व्हेन डीलिंग विद डाइवर्स कम्युनिटीज। जब आप अलग अलग कम्युनिटीज से डील कर रहे हैं तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से परेशानी हो सकती है। टाइम एंड रिसोर्स कंस्टेंट, कई बार क्या होता है कि हमारे पास ना तो टाइम है ना रिसोर्स है ना, तो हम इनकल्सिव पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। रिप्रेजेंटेशन के इशू बन जाते हैं कई बार, है ना, फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता अलग अलग कम्युनिटीज़ का, उनके जो परेशानियां हैं, ठीक है। एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू अवॉइड मार्जिनलाइज सर्टेन ग्रुप्स, कुछ जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनको भी मुख्यधारा में लाने के लिए एफर्ट होने चाहिए। कल्चरल सेंसिटिविटी, कल्चरल डिफरेंसेस में इम्पैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। एफर्ट शुड बी मेड टू क्रिएट एन इनकल्सिव एंड कल्चरल सेंसिटिव एनवायरनमेंट। तो हम एक कल्चरल सेंसिटिव एनवायरनमेंट की तरफ भी एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसी का होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंस भी हो सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन री सेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, अर्ली कंटिन्यूस इंगेजमेंट, है ना। तो पहले जब प्रोजेक्ट के जब मुख्य धारा में शुरू में ही बात चल रही है तभी आप उनको धीरे धीरे आप उनको इन्वॉल्व करना चालू कर दें, उनको एग्जैक्ट चीज़ें बता दें कि हम ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं, अभी तक पास नहीं हुआ है लेकिन होता है तो इसके अंदर आपकी ज़मीन जाएगी, उसके बाद ये 3 लोकेशन है, इन 3 लोकेशन में से आपको एक लोकेशन में बताया जाएगा। एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन क्लियर एक्सेसिबल मैनर यूजिंग लोकल लैंग्वेज एंड फॉर्मेट दैट आर इजीली अंडरस्टूड बाय और स्टेक होल्डर। अब आप ऐसा है कि बच्चा आप जो है फटाफट फटाफट नोटिस जो निकाल रहे हो वो निकाल रहे हो अंग्रेजी में, उनको बेचारों को समझ में ही नहीं आ रहा, वो हिंदी भी सही से पढ़ना नहीं जानते हैं, वो अपनी लोकल बोली को ही बोलते हैं, है ना, तो उनको वो उस मेथड में पता होना चाहिए। डाइवर्स एंगेजमेंट मेथड, एम्प्लॉय वैरायटी ऑफ एंगेजमेंट मेथड टू अकोमोडेट डाइवर्स परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग कम्युनिटी मीटिंग, वर्कशॉप, रिटर्न मटेरियल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। कई बार क्या होता है कि अलग अलग तरीके से एंगेजमेंट मेथड हो सकते हैं, आप उनको पब्लिक मीटिंग से भी कर सकते हो, वर्कशॉप प्रोवाइड कर सकते हो, रिटर्न मटेरियल से कर सकते हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उनको इंगेज कर सकते हो। लोकल इंटरमीडियरीज, यूटिलाइज लोकल इंटरमीडियरीज और कम्युनिटी लीडर्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड इंश्योर दैट ऑल कम्युनिटी मेंबर्स हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। तो अब ऐसा है, ये पूरा गांव का गांव मान लो आपको शिफ्ट करना है, तो वहाँ पर आप जो भी उनके वार्ड पंच हैं जो भी है, पहले आप उनसे बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे, अगर वो मान जाते हैं तो फिर आप आगे धीरे धीरे उनके डेवलपमेंट की बातें करेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म, एस्टेब्लिश ट्रांसपेरेंट फीडबैक मैकेनिज्म टू इन्फॉर्म द कम्युनिटी अबाउट डिसीजंस मेड एंड हाउ देयर इनपुट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड देन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट प्लान। तो फीडबैक मैकेनिज्म होनी चाहिए कि जो कम्युनिटी जो डिसीजन कैसे बनाए गए हैं उसमें उनका फीडबैक होना चाहिए, कैसे इनपुट जो हैं उन्होंने इस प्लान को इन्फ्लुएंस किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू प्रोग्राम टू एबिलिटी कम्युनिटी मेंबर्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे पार्ट लेना उसकी भी आप ट्रेनिंग आप उनको जो है टाइम टाइम अगर प्रोवाइड करेंगे, उनके सजेशन क्या हैं, सिग्नेचर आप कैसे ले सकते हैं, इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाता है। इंडिपेंडेंट फैसिलिटेटर्स, इन सम केसेस इंडिपेंडेंट फैसिलिटेटर्स और मेडिएटर्स में बी एम्प्लॉयड टू इंश्योर न्यूट्रली एंड फेयरनेस इन द इंगेजमेंट प्रोसेस। कुछ में क्या होता है कि जैसे इंडिपेंडेंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड आदमी होते हैं ना, उनको हम मीडिएटर बना देते हैं। रेगुलर कंसल्टेशन, रेगुलरली कंसल्ट विद अफेक्टेड कम्युनिटीज नॉट ओनली ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज बट आल्सो ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग। जब प्लानिंग चल रही है तभी उनसे आपको कंसिडर नहीं करना, जब उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको मॉनिटर कर रहे हैं तब भी, और उसके बाद भी आपको उनसे कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ये बहुत गलत बात है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है। और ये छोटा सा स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर अब हम पढ़ने वाले हैं।
Spatial data infrastructure refers to the framework of geospatial data, metadata, users and tools that interact to facilitate the efficient use and sharing of spatial information across different organizations and sectors. देखो क्या होता है, आपकी जो अर्थ है, ज़मीन है, उसमें से प्लॉट हैं, अलग अलग घर हैं, तो सबका एक नक्शा होता है, एक नंबर होता है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर उसको दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एफिशिएंट यूज़ है वो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर पार्क है, यहाँ पर नदी है, यहाँ पर खाली ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल लैंड है। तो इस टाइप का जो डेटा है उसे हम स्पेशल डेटा बोलते हैं, है ना, जो कि प्लानिंग में अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छे से काम आता है। ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, डिजास्टर रिस्पॉन्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग, अलग अलग फील्ड्स में काम में आता है। आइए जानते हैं जियो स्पेशल डाटा। SDI relies on geospatial data which include information tied to specific geographic location. This data can encompass a wide range of themes such as land use, topography, infrastructure, environmental features and socio-economic indicators. तो ये ज़मीन है, इसका मैप है, ये भैया यहाँ से नदी जा रही है ना, इस जगह पे पहाड़ हैं, इस जगह पे कुछ तालाब है, ये जो है ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये जो है कमर्शियल एरिया है, ये यहाँ बीच में हाईवे है। ठीक है, तो इस टाइप का डेटा हमारे पास होना चाहिए। मेटाडाटा प्रोवाइड्स एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट जियोस्पेशियल डाटा डिस्क्राइबिंग इट्स सोर्स, एक्यूरेसी, फॉर्मेट एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स। मेटाडाटा फैसिलिटेट द डिस्कवरी एंड एवोल्यूशन ऑफ अवेलेबल स्पेशल डाटा। जिस फॉर्मेट में वो डाटा अवेलेबल है उसके बारे में ये हमें बताता है, उसकी जो रिलेवेंट डिटेल्स है वो हमें बताता है, इसका सोर्स और कितना ऑथेंटिक है उस बारे में हमें बताता है। डेटा क्लियरिंग हाउस। ए डेटा क्लियरिंग हाउस इज अ सेंट्रल repository or portal where user can discover, access and download geospatial data and related information। तो गवर्नमेंट की साइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इट एक्ट्स एज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग स्पेशल डाटा। तो एक तरह से ये सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म की तरह काम कर सकता है जो शेयरिंग और एक्सचेंजिंग डाटा का काम करता है ना, स्पेशल डाटा का। स्टैंडर्ड्स एंड interoperability. Standards ensure consistency and interoperability among different data sets and systems. Standardization, formats, protocol and metadata enable seamless integration and sharing of geospatial information across diverse platform। तो उसका जो डाटा है हमारे पास वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए और फटाफट इंटरपरेबल, मतलब वो एक डाटा से दूसरे फॉर्मेट में चेंज हो जाए। नेटवर्क सर्विसेज। SDI जो स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें नेटवर्क सर्विसेज इनेबल शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जियोस्पेशियल डाटा ओवर द इंटरनेट। कॉमन नेटवर्क सर्विसेज इंक्लूडिंग वेब मैपिंग सर्विस, वेब कवरेज सर्विस, है ना, अमेजॉन वेब सर्विस का आपने नाम सुना होगा। तो ऐसी सर्विसेज जो हैं डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोवाइड की जाती है, मतलब इनके ऊपर सारा काम होता है ना, जो भी सर्विसेज है। यूज़र इंटरफेस एंड एप्लीकेशन। SDI often provide user interface and application that allows user to interact with the analyzed geospatial data। जो भी यूजर्स हैं वो उस डेटा को आराम से एनालाइज कर सकते हैं, उसके लिए कुछ अलग अलग एप्लीकेशन उसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। दिस इंटरफेस कैन इंक्लूड वेब मैपिंग एप्लीकेशन, डेटा विजुलाइजेशन टूल एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो जो भी डेटा को विजुलाइज करने के टूल्स होते हैं कि आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। आपने कभी भी क्या नाम है गूगल अर्थ, है ना, आप इस सॉफ्टवेयर पर जाइएगा, वहाँ पर आपको पूरा रोड सारे, है ना, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज। SDI leverages geospatial technologies such as geographic information systems, remote sensing and global positioning system to collect, analyze and manage spatial data। तो जियोस्पेशियल टेक्निक जिसके अंदर GIS है, GPS है, ऐसी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका हम यूज़ करते हैं किसके लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए। पॉलिसी एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो आपका स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, आर गाइडेड बाय पॉलिसीज एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। दीज फ्रेमवर्क्स डिफाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स, डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस। तो पॉलिसी एंड गवर्नमेंट फ्रेमवर्क के अंदर ही सारा काम होता है, डेटा शेयर करना, किस फॉर्मेट में शेयर करना है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव द स्किल्स एंड नॉलेज needed to effectively use and contribute to spatial data infrastructure। ट्रेनिंग प्रोग्राम, एजुकेशनल रिसोर्स प्ले a crucial role in building geospatial capacity। तो कैपेसिटी बिल्डिंग जो भी इंडिविजुअल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इससे रिलेटेड जुड़ी हुई हैं, उनके स्किल्स और नॉलेज बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, है ना। और ट्रेनिंग प्रोग्राम, एजुकेशनल रिसोर्सेज प्ले क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग जियोस्पेशियल कैपेसिटी।
तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है और एजुकेशन रिसोर्सेज हैं वो जियो स्पेशल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स एस्टेब्लिश द रूल्स एंड रेगुलेशन governing the collection, sharing and use of geospatial data. These arrangements help address issues related to data ownership, privacy and security. तो कहीं ना कहीं लीगल और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होना चाहिए, जो भी डेटा है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, उसकी ओनरशिप सेफ रहे, प्राइवेसी उसकी बनी रहे। मेटा डाटा कैटलॉग सर्व्स एज डायरेक्टरीज दैट इंडेक्स एंड डिस्क्राइब्स अवेलेबल geospatial data set. They help user discover relevant data and provide information on data quality, format and other attributes. तो जो भी सैटेलाइट के थ्रू जो भी डेटा कलेक्ट किया हुआ है वो अलग अलग कैटलॉग्स में बटा हुआ है कि आपको मान लो रेजिडेंशियल लैंड लेनी है तो वहाँ पर है, नदी देखनी है या जल का मार्ग देखना है तो वो इस एरिया में है। इस टाइप से अलग अलग फॉर्मेट में वो होना चाहिए। कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज, private organization, academia and non-governmental entities are essential for success of spatial data infrastructure. तो अलग अलग डेटा एजेंसीज जो हैं, जो टाइम टू टाइम डेटा, क्योंकि डेटा क्या है बहुत तेज़ी से अपडेट हो रहा है ना, क्या हो रहा है बहुत तेज़ी से अपडेट हो रहा है। आज मान लो ये ज़मीन मेरे पास थी है ना, दूसरा ए के पास थी, अब वो ज़मीन मैंने किसी बी को ट्रांसफ़र कर दी तो वो उस पोर्टल में अपडेट होना चाहिए ना। और साथ ही साथ उसका लैंड यूज़ भी चेंज होता रहता है। मान लीजिए कहीं पर पहले लोग रहते थे लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पर अचानक से एक मार्केट डेवलप हो गया, सब लोगों ने अपने घर के बाहर दुकान बना ली, है ना, तो उसका लैंड यूज़ अब जो है रेजिडेंशियल से वो कमर्शियल हो गया। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड डिसीजन मेकर्स विद टाइमली एक्यूरेट जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन इनेबलिंग बेटर इन्फॉर्म्ड एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। तो वो डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है, आप घर बैठे सारी चीज़ें देख सकते हो और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। Efficient resource management, organizations can efficiently manage and utilize spatial data resources, avoiding duplication of efforts and ensuring data consistency. तो रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसको अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, जो डुप्लीकेशन होता है उसको अवॉइड किया जा सकता है और डेटा में एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, एक ही फॉर्मेट में बना रहे, इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। एनहेंस्ड कोलैबोरेशन इससे फ़ायदा होता है। Promote collaboration and data sharing among different organizations, fostering a more integrated and comprehensive approach to spatial information management. तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डाटा को भेजना, उनसे उसको अप्रूव करना, इससे क्या हो एक अच्छी इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हमें देखने को मिलती है किसमें, स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में। इंक्रीज्ड एसेसिबिलिटी, द एसेसिबिलिटी ऑफ जियोस्पेशियल डाटा इज इम्प्रूव्ड थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट एंड नेटवर्क सर्विसेज, मेकिंग इट ईजियर फॉर यूजर टू डिस्कवर एंड एक्सेस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो अगर जियो स्पेशल डाटा स्पेशली अगर अच्छे से हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क सर्विसेज में इसको इजी बनाता है, एक सेकंड, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ जियो स्पेशल डाटा इज इम्प्रूव्ड थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड फॉर, हाँ मतलब आप एक प्रॉपर नेटवर्क सर्विसेज के थ्रू और एक ही फॉर्मेट के थ्रू आप डेटा को आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं इससे उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। मान लीजिए जैसे ऑटो कैड की जो फाइल आती है या दूसरी फाइल आती है उसके अंदर क्या हो रहा है कि डेटा का एक फॉर्मेट होता है, अब वो मान लीजिए डेटा दूसरे फॉर्मेट में चला गया, वो एक जनरलाइज आम भाषा में वो है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। तो जो डेटा का जो फॉर्मेट है वो एक ही फॉर्मेट में रहे ताकि सब जो पढ़ने वाले हैं वो सब उसको एक ही तरीके से पढ़ते रहें। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, SDI support disaster management by providing real time and accurate spatial information for risk assessment, emergency response and recovery planning। तो disaster preparedness and response में अगर हम बात करें तो रियल टाइम एक्यूरेट डाटा में मिल जाता है, रिस्क का असेसमेंट हो जाता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स में उसका काम में ले सकते हैं। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, SDI facilitated environmental monitoring by providing a platform for the collection, analysis and sharing of geospatial data related to environmental changes। जो भी environment चेंज हो रहे हैं उसके तहत जो भी जियोस्पेशल डाटा है, जो भी सैटेलाइट से हमें मिल रहा है वो हम टाइम कलेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं उसका एनालिसिस करके। अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इन अर्बन प्लानिंग SDI helps manage and analyze special data related to land use, infrastructure and population, contributing to sustainable urban development। जो भी sustainable urban development है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं कि लैंड यूज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉपुलेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम टूरिस्ट डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, नेचुरल रिसोर्स के मैनेजमेंट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। इन एग्रीकल्चर SDI assist in precision farming by providing farmers with accurate and up-to-date spatial information for crop management। तो प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखते हुए कैसा आने वाला टाइम में रहेगा, है ना, कैसा
मौसम रहने वाला है, बारिश कब कब होने वाली है, अगर हमारे पास एक इन्फॉर्म डिसीजन अगर वो मिल जाए तो उससे कहीं ना कहीं हम क्रॉप मैनेजमेंट की तरफ, एक प्रीशियस एग्रीकल्चर की तरफ भी काम कर सकते हैं। Infrastructure planning. SDI is instrumental in infrastructure planning by providing insights into special relationship between different elements such as road, utilities and buildings. तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में भी हम काम कर सकते हैं कि यहाँ से रोड कनेक्टिविटी आ रही, इस जगह पे कुछ जगह पे छूट रही है, अगर ये ज़मीन हम ऑक्यूपाई कर लें, है ना, तो फिर हम यहाँ से एक प्रॉपर रोड निकाल सकते हैं। तो ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है बार बार, क्योंकि आप देखो लैंड इतनी बड़ी, अब उसको आप एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है, आप बार बार उस लोकेशन पे नहीं जा सकते, आप घर बैठे आपको सारी चीज़ें पता लग जाती है। फिर आप अपना एक फिजिकल वर्कर भेजते हैं, वो उसको अप्रूव करता है। सिटी इंगेजमेंट. SDI कैन एम्पावर सिटीजन बाय प्रोवाइडिंग देम विद एक्सेस टू स्पेशल इन्फॉर्मेशन, allowing them to participate in decision making process and contribute to community development. Spatial data infrastructure plays a vital role in effective management and utilization of geospatial information, fostering collaboration and supporting informed decision making across various sectors. The establishment and continuous improvement of SDI contribute to the advancement of geospatial capabilities and development of more resilient and sustainable communities. तो जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करने में, डेटा को इकट्ठा करने में, उसका अच्छे से यूज़ करने में बहुत ही काम आता है स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर को, है ना। देखिए समझिए, स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि आपने एक सिस्टम पूरा का पूरा सैटेलाइट के थ्रू एक सिस्टम बना रखा है आपकी सिटी का, उसमें आपने हर ज़मीन को मार्किंग की हुई है, लैंड यूज़ को मार्क किया हुआ है, सारी चीज़ें उसके अंदर होती है, ठीक है। स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल एप्लीकेशन इन प्लानिंग एंड डिसीजन सपोर्ट। अब क्या क्या ग्लोबल टू लोकल उसका यूज़ होता है, आइए जानते हैं। ग्लोबल एप्लीकेशन, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो ग्लोबल अगर हम स्पेशल डाटा की बात करें तो क्लाइमेट कैसा चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल से रिलेटेड डाटा हमारे पास टाइम टाइम मिलता रहता है ना। ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी चेंजेस, इसके अंदर सारा डाटा हमें मिल जाता है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सेज, global level assist in disaster management by providing real time spatial data for monitoring natural disaster, assessing impacts and coordinating humanitarian responses। जैसे आपने देखा होगा कि तूफान जो आता है वो तो पहले खबर आ जाती है आजकल की, ये जो तूफान है, एक्स तूफान जो है वो इस एरिया से गुजरने वाला है, तो आप थोड़ा सा स्पेशली वहाँ ध्यान रहें। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन डेवलपमेंट, ग्लोबल SDI facilitate international collaboration by providing a standardized framework for sharing geospatial information. It supports sustainable development initiative and cross border planning efforts। तो जो इंटरनेशनल जो एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर में जो प्लानिंग एफर्ट्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग काम कर सकते हैं डेटा शेयर करके। रीजनल नेशनल एप्लीकेशन, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। एट द नेशनल एंड रीजनल लेवल special data infrastructure is used to urban planning, manage, analyze special data related to land use, infrastructure, transportation, population density। तो हमारा पास जो डेटा अवेलेबल है उसको वहाँ पर लैंड यूज़ कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन उस एरिया में कैसा है, अंतिम दरवाजे तक रोड पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है ना। स्मार्ट सिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। Infrastructure planning, special data infrastructure aid in national infrastructure planning by providing a comprehensive view of spatial relationship between different elements such as road, utilities and public facilities. It support efficient infrastructure development and maintenance। कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हमें पूरा ओवरऑल मिल जाता है, जो एक कनेक्टिंग व्यू है ना। मैंने आपको बताया ना कि जैसे रोड निकलने वाला है तो आपको एक प्रॉपर दूसरा रोड भी निकलने वाला है, बीच में कोई जगह आ रही है, तो वो कनेक्टिंग व्यू आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो उससे क्या है कि एक एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ हम काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, SDI इज अप्लाइड इन एग्रीकल्चर फॉर प्रिसीशन फार्मिंग, लैंड यूज प्लानिंग एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। इट हेल्प्स ऑप्टिमाइज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मॉनिटर क्रॉप हेल्थ एंड प्लान रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो एग्रीकल्चर में क्रॉप की हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए, रूरल डेवलपमेंट में जो इनिशिएटिव लेने हैं उनको प्लान करने के लिए, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, एग्रीकल्चर लैंड यूज़ के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, नेशनल एंड रीजनल हेल्थ एजेंसीज यूज SDI फॉर डिजीज मैपिंग, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्लानिंग एंड epidemiological studies। it support decision making and related to public health intervention in emergency। अब से अपन बता इस एरिया में बीमारी जो है फैली हुई है तो आप उसको लोकेट कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में ट्रैफिक पैटर्न्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं ये योगदान देता है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, SDI इज अप्लाइड इन मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड
minerals. It supports sustainable resource utilization, environmental conservation and compliance with regulation. कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें भी पानी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, सबकी लोकेशन हमें पता है ना, वहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही है, वो अगर हमें पता है तो कहीं ना कहीं हम इसे कंजर्वेशन में भी काम कर सकते हैं. Local application. Land use planning. At the local level, SDI is crucial for land use planning. It helps local authorities make informed decision about zoning, residential, commercial development and allocation of public space. तो जो भी आपके एरिया में ज़मीन अलोकेट की जा रही है वो कौन से एरिया में की जा रही है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, किस टाइप का उस ज़मीन का यूज़ किया जा रहा है, कैसे वहाँ का लैंड यूज़ पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, इस बारे में भी हमें पता लग जाता है. Emergency response and local governance. Local governments use SDI for emergency response planning, such as identifying evacuation routes, assessing vulnerability to natural disaster, and coordinating first responders. तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स में और लोकल गवर्नेंस में भी ये बहुत ज़्यादा काम करता है, रूट को एसेस करने में, इवैक्यूएशन रूट्स बनाने में, नेचुरल डिजास्टर की वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने में, उसको एसेस करने में, और एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोऑर्डिनेट करने में भी ये काम करता है. कम्युनिटी डेवलपमेंट. SDI सपोर्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव बाय प्रोवाइडिंग डेटा ऑन लोकल डेमोग्राफिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स एंड सोशल सर्विसेज. इट हेल्प्स कम्युनिटी प्लान फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से डेवलप होगा उस एरिया में, सस्टेनेबल ग्रोथ को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये इंप्रूव करेगा. टूरिज्म प्लानिंग है ना. इन लोकल टूरिज्म प्लानिंग SDI असिस्ट मैपिंग अट्रैक्शन प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टूरिस्ट एंड एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म लोकेशन. अब जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई फेमस लेक है ना, उसके पास में कोई वो है, तो ये मैप करेगा कि हाँ भैया यहाँ पर इस एरिया में अगर हम ये चीज़ डेवलप करेंगे, इसको कमर्शियल मार्केट बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा. Utilities and service management. Local utilities use SDI to managing water, electricity, telecommunication infrastructure. It supports the planning and maintenance of essential services for local communities. तो इससे क्या होगा कि वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई कहाँ से प्रोवाइड हो रही है, किस एरिया से प्रोवाइड हो रही है, कहाँ कहाँ पर, जैसे थंबे नहीं होते, अब थंबे की भी मैपिंग है. अब किस जगह से मैपिंग में फॉल्ट आया तो फॉल्ट आप इजीली पहचान पाओगे और उसे फिर आगे सही कर पाओगे. Application planning and decision support. Special analysis for decision making. SDI special data infrastructure enables special analysis, helping planner decision makers to relationship patterns and trends. It supports evidence based decision making in various domain. तो अलग अलग डोमेन में डिसीजन मेकिंग को बनाए रखने के लिए पैटर्न और ट्रेंड्स जो हैं वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और उससे जैसे पैटर्न मतलब आप देखिए कि इस फ्लाईओवर से या इस चौराहे से मान लीजिए आपको एक कंटिन्यूस पैटर्न मिल रहा है कि यहाँ पर जो है कंटिन्यूस जाम लगता है 4 से 6, सुबह 8 से कंटिन्यू जाम लगता है, तो आप उसके लिए भी काम कर सकते हैं. सिनेरियो प्लानिंग. प्लानर यूज SDI टू क्रिएट एनालाइज डिफरेंट सिनेरियो फॉर लैंड यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. तो आप पहले से वो सिनेरियो क्रिएट करते हैं दिमाग में कि हाँ अगर ये होगा, मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं कमर्शियल लैंड डेवलप कर दूंगा तो मुझे जो मेरा रोड की जो विड्थ है वो काफ़ी है या नहीं है, उसके मुझे चौड़ी तो नहीं करनी पड़ेगी, क्या क्या परेशानी हो सकती है, पार्किंग व्यवस्था कहाँ पर हो सकती है, एक सिनेरियो प्लानिंग भी इसके थ्रू कर सकते हैं. Public participation planning. SDI facilitates public participation by providing accessible platform for community members to engage in planning process. It support collaborative decision making and incorporate local language. तो पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी उसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है. रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन. SDI assist in risk assessment by providing special data on potential hazards and vulnerabilities. It support development of mitigation strategies and resilience planning. कहीं ना कहीं एक तरह से जब हमारे पास सारी सूचना अवेलेबल रहेगी, डाटा अवेलेबल रहेगा, तो हम मिटिगेशन स्ट्रेटजीज की तरफ भी काम कर सकते हैं. स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है ना, जो कि एक टूल्स और है ना डिसीजन मेकर के लिए जो एनालाइज करता है स्पेशल डाटा को, एवेल्यूट करता है पोटेंशियल आउटकम को, डिफरेंट डिसीजंस को. तो आजकल टूल्स आ गए, AI टूल आ गए हैं अलग अलग, है ना. पहले भी ऐसे टूल्स थे, सॉफ्टवेयर थे, जो क्या करते थे कि आपने इसके अंदर डाटा डाला, कुछ छोटा मोटा एनालिसिस किया, वो आपको एक रिजल्ट आउटकम दे देगा. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्लानिंग. In infrastructure project planning, SDI support the identification of suitable location, assessment of environmental impact and coordination between different stakeholders involved in the project. तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर स्टेक होल्डर्स उनके बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है, क्या उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आने वाला है, सूटेबल लोकेशन कौन सी होने वाली है उस प्रोजेक्ट के लिए, ये सब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Monitoring and evaluation. SDI enables the continuous monitoring and evaluation of planning initiatives. It supports adaptive management by providing real-time data on implementation and impact plan. तो हम रियल टाइम डाटा उस पर अपडेट होता रहता है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि अभी इस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, क्या यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नहीं चल रहा है.
inter-agency collaboration. SDI facilitates collaboration between different agencies involved in planning. It promotes data sharing, reduces redundancy, and enhances coordination among entities responsible for various aspects of planning. तो सभी जो भी इसके अंदर अलग अलग एंटिटीज़ हैं जो कि अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका कोऑर्डिनेट करके डेटा शेयर करके, है ना, हम रिडंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से एक ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ काम कर सकते हैं. इन सम स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ क्रूशियल रोल अक्रॉस डिफरेंट स्केल्स. अलग अलग स्केल्स पे होता है, ग्लोबल से लेकर लोकल तक बहुत काम की चीज़ है ना. मोर इफेक्टिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आपको समझ में आ रहा है फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब करिए. और इसके बाद अपन बहुत अच्छा अच्छा पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं अभी तुम्हारा एग्ज़ाम दूर है तो पढ़ेंगे. और साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस चैनल का लिंक है, अगर वो ज्वाइन नहीं किया है तो अभी उसे जाइए और ज्वाइन कीजिए. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.